हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज हम डिस्कस करेंगे कि डाटा फ्रेम में जो हमारे मिसिंग वैल्यूज होती हैं उन्हें हम कैसे हैंडल करते हैं। डाटा फ्रेम के बेसिक पार्ट से रिलेटेड ये हमारी 11th वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियोस हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स को डाटा के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है कि डाटा फ्रेम क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, उन पे अलग अलग कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, उन सब के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आप डाटा फ्रेम वाली प्लेलिस्ट से वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। साथ साथ जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी चीज में कोई भी डाउट है, तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज हैंडलिंग मिसिंग डाटा। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि मिसिंग डाटा होता क्या है। उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि मिसिंग डाटा को हैंडल कैसे करते हैं। तो जब भी हमारे पास डाटा की स्टोरेज होती है, उस स्टोरेज में अगर कोई वैल्यू एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, वट एवर द रीजन इज, लेकिन इस वक्त वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं मिसिंग वैल्यू। हमें पता है कि पांडास लाइब्रेरी जो है वो स्पेशली किस लिए डिजाइन की गई है, ताकि हम बड़े बड़े डाटा के साथ डील कर सके। और जब हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा होता है तो उसमें हमारे पास बहुत सारी नल वैल्यूज, नैन वैल्यूज और नन वैल्यूज जो है उसमें एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, एनए वैल्यूज। तो हम चाहे नैन वैल्यूज कहें, नल वैल्यूज कहें, वो सब एक ही बात होती है। तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मिसिंग डाटा क्या होता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स को जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नैन वैल्यूज आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कंप्यूटेशन कंस्ट्रक्टिवली। तो ये क्या कह रहा है कि नैन वैल्यूज को हैंडल करना जरूरी क्यों होता है। ये इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो नैन वैल्यूज होती हैं वो कंप्यूटेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो लार्ज डाटा की स्टोरेज होती है वो क्यों होती है। लाइक हम कंपनीज का डाटा स्टोर करते हैं या किसी भी चीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जब भी हम स्टोर करते हैं, हम इसलिए स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में हमें डिसीजन मेकिंग में उस डाटा से हेल्प हो सके, हम डाटा से रिजल्ट्स कैलकुलेट कर पाए, कंप्यूटेशंस कर पाए। लेकिन जो नैन वैल्यूज होती हैं वो कभी कंप्यूटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, और अगर करती हैं तो आउटपुट जो है वो कभी करेक्ट नहीं देती, क्योंकि नैन की कोई पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए हम उन्हें मिसिंग वैल्यूज कहते हैं। उनसे डील करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। दीज वैल्यूज आर नोन एज द मिसिंग वैल्यूज, कि ये वैल्यूज जो कंप्यूटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, जो नल होती हैं, नैन होती हैं, नन होती हैं, इन सबको हम मिसिंग वैल्यूज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रैंकिंग ऑफ अ कॉलेज इज बेस्ड ऑन मैनी पैरामीटर्स। जब भी हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि वो उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, वो कॉलेज कौन से नंबर पे आता है। तो बेसिकली उसमें कई सारी चीजें क्या क्या होती हैं कि उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की फैकल्टी, उसके रिसर्चेस क्या क्या हैं, उस कॉलेज की प्लेसमेंट डाटा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जिस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी होगी यानी कि हमें उस कॉलेज से अच्छी जॉब मिल सकती है। तो प्लेसमेंट डाटा सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब मान लीजिए कोई कॉलेज नया नया खुला है, नाउ फॉर न्यूअर कॉलेजेस प्लेसमेंट डाटा में नॉट बी अवेलेबल। तो जो नए कॉलेज खुले होंगे, मान लीजिए किसी कॉलेज का ये पहला ही साल है, तो उसके पास तो प्लेसमेंट डाटा अवेलेबल ही नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, hence in such data set the placement data will be missing for newer colleges। यानी कि जब हमने सब कॉलेजेस का प्लेसमेंट डाटा कलेक्ट किया तो जो नए कॉलेजेस हैं उनका तो प्लेसमेंट डाटा अवेलेबल ही नहीं है, तो उस डाटा को हम क्या कहेंगे, मिसिंग डाटा। एंड दिस विल बी सिग्निफाइड बाय सम एम्प्टी वैल्यूज, दिस इज मिसिंग वैल्यू। तो कोई भी वहां पे एम्प्टी वैल्यू हो सकती है, इट कैन बी क्वेश्चन मार्क और इट कैन बी अ ब्लैंक स्पेस और जीरो और -1। हर कोई अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी जो है वैल्यू डिसाइड कर लेता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं रियल लाइफ में जहाँ पे हमारे पास मिसिंग वैल्यूज होती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम स्टोर कर रहे हैं कि हर अपार्टमेंट में कितने बेडरूम्स हैं और उन बेडरूम्स की डिटेल क्या क्या है।
अब अगर एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में तो 2 बेडरूम सेट भी होंगे, 3 बेडरूम सेट भी होंगे, 4 बेडरूम सेट भी होंगे। तो हमें जो अपना डाटा सेट बनाना पड़ेगा, तो मान लीजिए हमारे अपार्टमेंट जो है उनमें मैक्सिमम 3 बेडरूम सेट है, तो हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट बेडरूम की डिटेल, सेकंड कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम में थर्ड की। बट अब जो 2 बेडरूम हाउस है would not include the size of the थर्ड बेडरूम की। अब वो अपार्टमेंट अगर है ही 2 बेडरूम का, तो उसमें थर्ड बेडरूम की डिटेल्स तो होंगी ही नहीं, देन इट विल बी द मिसिंग वैल्यू इन इट्स डाटा सेट। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी मिसिंग वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। इन अ सर्वे सम रिस्पोंडेंट में चूज नॉट टू शेयर देयर इनकम। कई बार जब हम कोई सर्वे कर रहे होते हैं तो लोग बाकी डिटेल्स तो फिल कर देते हैं, लेकिन अपनी इनकम जो है वो फिल नहीं करते हैं। देन दिस विल ऑल्सो बिकम अ मिसिंग वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं जहां हमारे पास मिसिंग वैल्यूज होती हैं, हमें उनसे डील करना पड़ता है। नाउ मेन क्वेश्चन इज व्हाई हैंडलिंग मिसिंग डाटा, कि मिसिंग डाटा को हैंडल करना जरूरी क्यों है। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा यही होता है। इसका आंसर मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारी जितनी भी डाटा साइंसेज होती हैं, इट्स ऑल अबाउट इन्फेरिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स, प्रेडिक्शंस फ्रॉम द गिवन डाटा। कि जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट डाटा है, उस डाटा के बेसिस पे हम एक्यूरेट रिजल्ट और प्रेडिक्शंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। डाटा साइंस जो है वो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है। डाटा साइंस का स्कोप जो है बहुत ज्यादा है और उसमें नई नई जॉब्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और पाइथन जो है डाटा साइंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। तो बेसिकली पाइथन और डाटा साइंस दोनों का स्कोप बहुत ज्यादा है। और डाटा साइंस का काम क्या होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है उसे यूज करके हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स और प्रेडिक्शंस फाइंड आउट करने होते हैं। अब अगर हमारे पास उसमें मिसिंग वैल्यूज होंगी तो क्या होगा, मिसिंग वैल्यूज आर नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, देन इट मे अफेक्ट द ओवरऑल रिजल्ट। अगर हमने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल ही नहीं किया होगा तो उससे क्या होगा, हमारे पूरे के पूरे रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा, या फिर हमारा रिजल्ट जो है इनएक्यूरेट हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। It will affect the overall result and the researcher may end up drawing an inaccurate inference about the data, कि जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो inaccurate होगा। The performance of the predictive model based on data having mean value can hugely be impacted if the missing values are higher in number। और जो हमारे डाटा सेट में मिसिंग वैल्यूज हैं, यानी कि हमारे पास जो गिवन डाटा है, अगर उसमें कोई एक दो मिसिंग वैल्यू है तो फिर भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन मान लीजिए उसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो डाटा सेट की जो रिजल्ट्स होंगे, जो हमारे प्रिडिक्शंस होंगे, वो ह्यूजली इम्पैक्टेड होंगे। तो इसलिए हमें उन्हें प्रॉपरली हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं कि हमने एम्प्लॉयज को कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट एलोकेट हुए हैं वो हमने स्टोर किया हुआ है, और जिस एम्प्लॉय को कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक नहीं मिला है, हमने क्या कर दिया, हमने उसे -1 एलोकेट कर दिया, कि इसका मतलब है कि इस एम्प्लॉय को अभी तक कोई प्रोजेक्ट रिसीव नहीं हुआ है, या फिर इसके पास पहले प्रोजेक्ट से वो कंप्लीट हो गए, एट प्रेजेंट ये जो है खाली है, इसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। Now say if you as a researcher create a predictive model that predict the salary based on number of project participation। अब अगर हम जब सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सैलरी हम इस बेसिस पे कैलकुलेट कर दें कि किसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, then these values will seriously hamper the accuracy of your model। तो अगर किसी का नंबर ऑफ प्रोजेक्ट -1 है तो उसकी सैलरी तो माइनस में चली जाएगी, तो इससे हमारा मॉडल जो है, सैलरी कैलकुलेशन का जो मॉडल होगा वो सीरियसली हैम्पर हो जाएगा। Thus it is important to know about missing values in your data set। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारे डाटा सेट में कौन कौन सी वैल्यूज मिसिंग है, एंड ऑल्सो how to handle these missing values as per your requirements। और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इन मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है, ये भी हमें पता होना जरूरी है, ताकि हमारे जो प्रेडिक्शंस हैं वो एक्यूरेट हो, हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो सही आए, हमारे डाटा मॉडल्स जो हैं वो हैम्पर ना हो। We can handle the missing data in many ways। हमारे पास मिसिंग डाटा को हैंडल करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो हमें 2 ही पढ़ने हैं, और वही सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। एक होता है ड्रॉपिंग मिसिंग डाटा और दूसरा होता है फिलिंग मिसिंग डाटा।
ड्रॉपिंग मिसिंग डाटा का मतलब है कि मिसिंग डाटा वाली रोज कॉलम्स को ही अपने डाटा फ्रेम से हटा देना, यानी कि उन्हें डिलीट कर देना जो मिसिंग वैल्यूज हैं। और फिलिंग मिसिंग वैल्यू का क्या मतलब है कि एक रैंडम नंबर डिसाइड कर लेना कि जहां जहां मिसिंग वैल्यूज हैं वहां वहां ये रैंडम वैल्यू जो है वो फिल हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। अब -1 से तो नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए रैंडम हमने 5 रख लिया कि बेसिक सैलरी जो है वो हर एम्प्लॉय को 5 प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रैंडम की वैल्यू जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। बट इसे स्टार्ट करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट these, but before that you should know how to detect or filter the missing values। कि मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना तो बाद की बात है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम मिसिंग वैल्यूज को डिटेक्ट कैसे करेंगे। हम अपने डाटा फ्रेम में से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, या उसमें कौन कौन सी वैल्यू जो है वो मिस्ड है, कौन सी वैल्यू नैन है, कौन सी नल है। इस तरीके से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑल्सो यू कैन अप्लाई the way to detect, filter missing data and methods to handle missing data on both series as well as data object। इसका क्या मतलब है कि डाटा को डिटेक्ट करने के कि कौन सा मिसिंग डाटा है, मिसिंग वैल्यूज को डिटेक्ट करने के, उन्हें फिल्टर करने के, और उसके बाद उसे हैंडल करने के तरीके जो हैं वो सीरीज और डाटा फ्रेम दोनों के केस में सेम होते हैं। यानी कि जो हम ये ड्रॉपिंग मिसिंग डाटा पढ़ेंगे और जो फिलिंग मिसिंग डाटा पढ़ेंगे वो डाटा फ्रेम पे तो अप्लाई होता ही होता है, साथ ही सीरीज पे भी अप्लाई होता है। फॉर डिटेक्टिंग एंड हैंडलिंग मिसिंग डाटा shall use following sample objects। अब हमें एग्जांपल्स पढ़ने हैं कि हम कैसे डाटा को हैंडल करेंगे, कैसे ड्रॉप एंड यूज करेंगे, कैसे फिलिंग यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें कोई सैंपल तो लेना ही पड़ेगा। जब तक हमारे पास एग्जांपल नहीं होगा तो हम प्रैक्टिकल नहीं करके देख पाएंगे। और उसी के लिए हमने एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना लिया है और एक डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है, और वो आपकी बुक में आपको यहाँ पे शो किए गए हैं। एक ये डाटा फ्रेम है पेशेंट डीएफ के नाम से, और एक ये सीरीज है डीटी सीरीज के नाम से। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सेक्स, वैल्यू बिफोर, वैल्यू आफ्टर, ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। और सीरीज में ये हमारे पास सीरीज गिवन है। तो सीरीज में भी हमारे पास नैन वैल्यूज है और डाटा फ्रेम में भी नैन वैल्यूज है। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है, अब वो हमने डाटा फ्रेम भी क्रिएट कर लिया, सीरीज भी क्रिएट कर ली। अब हम देखेंगे कि हमें इन डाटा फ्रेम और सीरीज से मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कैसे करना है। तो उसके लिए हमारा यहाँ से जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले डिटेक्टिंग। बट इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जैसा कि हम हर वीडियो में करते आए हैं, हम प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो साथ साथ करते हैं, तो यहाँ भी हम प्रैक्टिकल साथ साथ करेंगे। तो इन एग्जाम्पल्स, ये जो फॉर्मूलाज आएंगे, हमारे मेथड्स आएंगे, इन्हें साथ साथ रन करने के लिए हम भी क्या करते हैं, पहले से ही डाटा फ्रेम और सीरीज जो है वो क्रिएट करके रख लेते हैं, ताकि जो जो हम मेथड्स पढ़ते जाएंगे वो हम अपने डाटा फ्रेम और सीरीज पे अप्लाई करके देखते जाएंगे। ये मैं एनाकोंडा से स्पाइडर जो है वो यूज करती हूँ, आप जुपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा फ्रेम को क्रिएट करना। जिस स्टूडेंट को डाटा फ्रेम की क्रिएशन नहीं आती है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है आपको। बेसिक डाटा फ्रेम की जो प्लेलिस्ट है उसकी पहली दूसरी वीडियो से ही आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि डाटा फ्रेम क्या होता है और उसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो वहां से आप डिटेल में समझ सकते हैं डाटा फ्रेम की क्रिएशन जो है वो कैसे होती है। बट क्योंकि हम पांडास लाइब्रेरी से डील कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम पांडास और नमपाई दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट पांडास एज पीडी एंड इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। दोनों लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें डाटा फ्रेम की क्रिएशन करनी है। डाटा फ्रेम एक 2D स्ट्रक्चर है, डायरेक्टली हम डाटा फ्रेम की क्रिएशन नहीं कर सकते, हमें हमेशा 2D डिक्शनरी या फिर 2D एरे की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे 2D डिक्शनरी। बट डिक्शनरी से पहले उस डिक्शनरी में जो वैल्यू है वो हमें चाहिए। तो हम आज क्रिएट करेंगे स्टूडेंट नाम से एक डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, और उसमें क्या क्या स्टोर करेंगे, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, उसका जो भी मार्क्स होंगे, उसका जो भी जेंडर होगा, और साथ साथ उसकी एज स्टोर करेंगे। तो पहले हम 3 सीरीज क्रिएट कर लेते हैं। पहली सीरीज हम क्रिएट कर रहे हैं नाम से पीडी डॉट सीरीज क्रिएट करने के लिए मेथड क्या होता है, लाइब्रेरी नेम डॉट सीरीज। और उसके बाद अब हम यहाँ ब्रैकेट में क्या प्रोवाइड कर देंगे, वैल्यूज। हमने सीरीज का नाम क्या रखा है, नेम, यानी कि हम यहाँ क्या स्टोर करने वाले हैं, स्टूडेंट्स का नाम। हम यहाँ
4 ही कॉलम क्रिएट करेंगे, 4 ही रो बनाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ 4 नाम ले लेते हैं कोई भी। यहाँ पे वैल्यूज आप रैंडमली कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ये हमारी नेम सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई। इसमें हमने 4 स्टूडेंट्स के नाम ले लिए, बट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक जो है वो नैन वैल्यू ले लेते हैं इधर। नैन वैल्यू हमारी numpy लाइब्रेरी में होती है, इसलिए हम जब भी उसे लेंगे तो हम np.nan जो है वो यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हम स्टोर करेंगे स्टूडेंट्स की एज, तो हम एक सीरीज बना लेते हैं एज नाम से। अगेन सेम मेथड, लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन का नाम यानी कि सीरीज, और इसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट्स की एज प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की जो है वो एज दे देते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया, नैन वैल्यूज ले ली। इस वाले में हमने 2 नैन वैल्यूज हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अगेन वही np.nan होगा, अदरवाइज ये हमें एरर देगा, ठीक है। अब इस सीरीज में हमने 2 नैन वैल्यूज ले ली। अब इसके बाद एक हम सीरीज क्रिएट कर लेते हैं मार्क्स की, या फिर पहले हम एक सीरीज क्रिएट कर लेते हैं जेंडर pd.series। यहाँ पे हम चारों स्टूडेंट्स का जेंडर स्टोर कर रहे हैं। मान लीजिए फर्स्ट में हमने स्टोर कर लिया नैन की, हमें फर्स्ट स्टूडेंट का जेंडर जो है वो नहीं पता है। उसके बाद हम चारों स्टूडेंट्स की डिटेल्स स्टोर कर लेंगे इस तरीके से। और लास्ट स्टूडेंट में भी हम थर्ड स्टूडेंट के लिए भी नैन ले लेते हैं, और फोर्थ स्टूडेंट के लिए हम जेंडर ये ले लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मार्क्स सीरीज के लिए। यहाँ पे सीरीज क्रिएट करते टाइम हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं किए हैं और ये हमें एरर प्रोवाइड कर देगा, तो यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो लगा लिए। अब नेक्स्ट सीरीज जो है वो हमारी मार्क्स की है। स्टूडेंट का नेम हो गया, एज हो गई, जेंडर हो गया। अब हम उसका मार्क्स स्टोर कर रहे हैं, तो अगेन लाइब्रेरी नेम डॉट सीरीज, और यहाँ पे हम उन स्टूडेंट्स का क्या प्रोवाइड करेंगे, मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आउट ऑफ 50 हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए थर्ड स्टूडेंट के लिए अगेन हमने वैल्यू दे दी है नैन। और इस केस में मान लीजिए हमें अभी हमारा मार्क्स कंडक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम कुछ ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें पूरी की पूरी रो ही हमारी नैन हो जाए। ये देखिए, ये अब हमारी चारों सीरीज जो है वो क्रिएट हो गई। फर्स्ट सीरीज नाम की है, जिसमें हमने 3 स्टूडेंट का नाम स्टोर किया है, और एक स्टूडेंट के लिए हमने क्या स्टोर किया है, नैन स्टोर किया है। उसके बाद सेकंड सीरीज जो हमने क्रिएट की, हमने एज नाम से क्रिएट की। यहाँ पे हमने क्या स्टोर किया कि हमें सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की एज पता है, बाकी दोनों स्टूडेंट्स के लिए हमने नैन स्टोर कर दिया कि हमें उनकी एज नहीं पता। थर्ड जो है वो जेंडर स्टोर किया है। यहाँ हमें फर्स्ट स्टूडेंट की और थर्ड स्टूडेंट की एज जो है वो, जेंडर जो है वो नहीं पता है, और बाकी दोनों स्टूडेंट्स का जेंडर जो है वो हमने स्टोर कर दिया। इसी तरीके से फोर्थ है मार्क्स। अभी हमारा एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, हमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू क्या स्टोर कर ली, नैन स्टोर कर ली। जब भी हम नैन यूज करेंगे हम हमेशा np.nan लिखेंगे, क्योंकि नैन वैल्यूज हमारी numpy लाइब्रेरी में होती है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, अदरवाइज ये हमें एरर प्रोवाइड कर देगा। अब हम इससे डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो हमने अभी सीरीज बनाई, सीरीज हमारी 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उससे हम डायरेक्टली डाटा फ्रेम नहीं बना सकते, तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सीरीज लेनी पड़ेगी। तो सीरीज क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज कर लिया डिक्शनरी, सॉरी सीरीज 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उनसे हम 2D स्ट्रक्चर डाटा फ्रेम नहीं क्रिएट कर सकते, तो इसलिए हमने पहले इन सीरीज की हेल्प से एक 2D डिक्शनरी क्रिएट की। 2D डिक्शनरी क्रिएट करने का मेथड आप जानते हैं, डिक्शनरी में डाटा जो है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब हम की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, की है,
और यहाँ पे ये जो हमने नेम लिया ये क्या है, जो हमारी सीरीज का नाम था यहाँ पे वो वाला नाम है, तो ये हमारी वैल्यू बन गई। इसी तरीके से हम ले लेंगे नेक्स्ट कॉलम हमारा एज का हो जाएगा, ये हमने नेक्स्ट कॉलम क्रिएट कर दिया और यहाँ पे भी हम वैल्यू जो लेंगे डिक्शनरी में वो क्या लेंगे, जो हमारी क्रिएटेड सीरीज है उसकी वैल्यू लेंगे। थर्ड जो हम एलिमेंट ले रहे हैं हमारी डिक्शनरी में वो हम स्टोर करवा रहे हैं जेंडर। जेंडर की वैल्यू जो हमारी क्रिएटेड डिक्शनरी है जेंडर वाली वो हमने ले ली। और फोर्थ जो है वो हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, मार्क्स स्टोर करवा रहे हैं। तो मार्क्स के केस में भी हमने क्या कर दिया, जो हमारी क्रिएटेड सीरीज है वो हमने यहाँ से स्टोर करवा ली। जिन स्टूडेंट को ये ना समझ आ रहा हो कि डाटा फ्रेम जो है वो कैसे क्रिएट हुआ है, तो वो स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं वीडियो का, क्योंकि वहां डिटेल्ड में ये डिस्कस किया गया है कि डाटा फ्रेम जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें और टॉपिक कवर करना है, हम यहाँ क्रिएशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जिस स्टूडेंट को यहाँ से डाटा फ्रेम की क्रिएशन जो है वो समझ ना आई हो, वो स्टूडेंट्स जो है वीडियो का फर्स्ट सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो अब डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पांडास लाइब्रेरी का नाम डॉट, उसके लिए मेथड हम क्या यूज करेंगे, डाटा फ्रेम का डी कैपिटल एफ कैपिटल और यहाँ ब्रैकेट में क्या प्रोवाइड करेंगे, उस डिक्शनरी का नाम जिससे हमें डाटा फ्रेम को क्रिएट करना है। अब हमें ये डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया, हम क्या करेंगे, अब इसे प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारा डाटा फ्रेम जो है वो सही से प्रिंट हुआ भी है, सही से क्रिएट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो हमने इसे रन करवा दिया और ये देखिए ये हमारा डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है। ये हमारे डाटा फ्रेम की हेडिंग्स हैं, जो कॉलम्स की हेडिंग होती है, नेम्स, एज, जेंडर और मार्क्स, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम जो हमने डिक्शनरी की कीज दी थी उनकी तरह है, क्योंकि हमारी डिक्शनरी की कीज हमारे कॉलम की हेडिंग्स बन जाती हैं। और उसके बाद इनकी जो वैल्यू दी थी वो हमने ये सीरीज दी थी जो क्रिएट करवाई थी, तो वही यहाँ आ रही है। देखिए नेम में हमने नेम सीरीज दी थी, यहाँ पे थर्ड वैल्यू नैन थी, तो इधर देखिए नेम वाले कॉलम में थर्ड वैल्यू नैन आ रही है, बाकी तीनों वैल्यूज प्रेजेंट हैं। सिमिलरली एज में फर्स्ट टू वैल्यूज थी और बाकी दोनों नैन थे। जेंडर में फर्स्ट और थर्ड वैल्यू नैन थी और बाकी दोनों अवेलेबल थे। और मार्क्स के केस में सारी वैल्यूज जो थी वो नैन थी, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो नैन आ रही है। तो आई होप ये डाटा फ्रेम सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो और पहले वाली वीडियोस के पास से भी एक बार स्टडी कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशंस पे, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस पे। यानी कि अब हमारा डाटा फ्रेम जो है क्रिएट हो गया। सीरीज हमने ऑलरेडी 4 क्रिएट कर लिए हैं, हम कोई भी यूज कर लेंगे, या फिर एक हम एग्जाम्पल सीरीज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। SR नाम से एक सीरीज भी क्रिएट कर लेते हैं जिसपे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, pd.series। और यहाँ पे हम कोई भी रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं, 23, 56, np.nan, 59 ले लेते हैं और अगेन एक ले लेते हैं np.nan। ठीक है, तो ये अब हमारी सीरीज भी क्रिएट हो गई। आप चाहें तो इसे भी प्रिंट करवा के देख सकते हैं, प्रिंट SR। अब इसे रन कर देंगे, ये देखिए ये हमारी सीरीज प्रिंट होगी। सीरीज में हमने कोई इंडेक्स नहीं दिए थे, तो डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होके साइज -1 तक जाते हैं। यहाँ 5 एलिमेंट थे तो 0 से 4 तक जो है हमारे इंडेक्सेस हो गए। अब हम आ जाते हैं हैंडलिंग पे। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है डिटेक्टिंग, फिल्टरिंग मिसिंग डाटा, कि जो मिसिंग डाटा है उसे डिटेक्ट करना, उसे डाटा फ्रेम से फिल्टर करना। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला मेथड जो हमें स्टडी करना है वो क्या है, इज नल मेथड। इज नल मेथड क्या करता है, इट डिटेक्ट मिसिंग वैल्यूज इन पांडास ऑब्जेक्ट। ये पांडास ऑब्जेक्ट से मिसिंग वैल्यूज को डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है कि हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बुलियन वैल्यूज यानी कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है हमारे डाटा फ्रेम के या हमारी सीरीज की हर वैल्यू के लिए, यानी कि जितनी भी वैल्यूज हमारे ऑब्जेक्ट में है उस हर वैल्यू के लिए हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि वो मिसिंग वैल्यू है या फिर नहीं है। ठीक है, तो वह आप यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगर इज नल का मतलब क्या है कि नल है या नहीं, तो अगर नल होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नल नहीं होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे आप इस डाटा फ्रेम को, इस सीरीज को और इस वाले डाटा फ्रेम को कंपेयर किससे करेंगे, हमारे प्रीवियस वाले से। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी एक्चुअल सीरीज थी। इस सीरीज में हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे नैन वैल्यू थी और थर्ड इंडेक्स पे जो है नैन वैल्यू थी। तो जब हमने इस पे इज नल मेथड लगाया
तो आप देखिए सिर्फ हमें फर्स्ट इंडेक्स पे ट्रू मिला और थर्ड इंडेक्स पे ट्रू मिला, यानी कि जो जो नैन वैल्यू थी सिर्फ उन इंडेक्सेस पे ट्रू मिला, बाकी सारे इंडेक्सेस क्या है, फॉल्स है, यानी कि वो नल नहीं है। सिमिलरली डाटा फ्रेम के केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी जो फर्स्ट इंडेक्स वाली रो थी ये पूरी नैन थी, यानी कि इसमें पूरी में हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इसके अलावा सेकंड इंडेक्स में हमारे पास ये लास्ट में 2 नैन वैल्यू थी और इसके अलावा कहीं हमें नैन वैल्यू दिख नहीं रही है इसमें, तो यानी कि हमारे पास इतनी ही नैन वैल्यूज हैं। और जब हमने इस पे इजनल मेथड लगाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सिर्फ ये फर्स्ट इंडेक्स वाली पूरी रो जो है ये ट्रू मिली है, यानी कि इसमें सारी वैल्यूज नल हैं, और सेकंड इंडेक्स के लिए लास्ट की 2 वैल्यू ट्रू हैं, बाकी पूरे डाटा फ्रेम में क्या है, फॉल्स है, यानी कि बाकी कोई भी वैल्यू जो है वो नल नहीं है। तो इस तरीके से इजनल मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे डाटा फ्रेम में कौन कौन सी वैल्यू है जो कि नल है। ठीक है, अब ये तो हमें जो हमारे डाटा फ्रेम का साइज था या जो हमारी सीरीज का साइज था वो हमें पूरा मिल गया, यानी कि यहाँ से तो हमें पूरे के पूरे डाटा फ्रेम में सर्च करना पड़ेगा। तो इक्वली बात पड़ी कि हम इस डाटा फ्रेम में ये ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन सी नैन वैल्यू है, या फिर इजनल मेथड लगाने के बाद यहाँ से ये ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज ट्रू है। बोथ आर द इक्विवेलेंट, हमारा काम कुछ भी आसान नहीं हुआ। हमें क्या चाहिए, इफ वी वांट टू फिल्टर डाटा विच इज नॉट अ मिसिंग वैल्यू। जनरली हमें क्या होता है कि हमें ऐसा डाटा शो करवाना है जो कि मिसिंग नहीं है, या फिर जिस डाटा की वैल्यू जो है वो नल नहीं है। तो उसके लिए हम सीरीज के केस में हमारे पास एक बहुत ही इजी फंक्शनैलिटी होती है, बट वो सिर्फ और सिर्फ सीरीज पे एप्लीकेबल होती है, डाटा फ्रेम के केस में हम उसे यूज नहीं कर सकते। सीरीज के केस में हम क्या करते हैं कि सीरीज का नाम यूज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में उसके साथ हम कंडीशन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ जो बुक में एग्जांपल था उसमें सीरीज का नाम क्या था, dt सीरीज, और उस पे कंडीशन क्या लगा दी, जो हमने यहाँ पे कंडीशन थी, यानी कि dt सीरीज डॉट नॉट नल। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या थी, इजनल, और यहाँ पे कंडीशन हमने क्या लगाई है, नॉट नल। तो इजनल क्या करता था, इजनल हमें सिर्फ तब ट्रू देता था जब हमारी नल वैल्यू हो, लेकिन नॉट नल क्या करेगा, सिर्फ जो वैल्यूज नल नहीं है उनमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स की जगह क्या मिला है, डाटा मिला है। डाटा कैसे मिला, क्योंकि हमने सीरीज के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन लगाई है। अगर हम डायरेक्टली इस तरीके से कंडीशन लगाएंगे तो हमें बुलियन वैल्यू मिलेगी, लेकिन जब हम इसे सीरीज के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमें वो इंडेक्सेस, वो वैल्यूज मिलेंगी जो कि वहां पे प्रेजेंट हुई। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डाटा फ्रेम पे इजनल मेथड लगा देते हैं और सीरीज पे भी डाटा फ्रेम डॉट इजनल। ठीक है, अब इस मेथड में हमें क्या करना है, यही सेम मेथड हमें सीरीज के साथ भी लगाना है, जैसे कि यहाँ पे सीरीज के साथ है और जैसे कि डाटा फ्रेम के साथ है। तो हम सीरीज और डाटा फ्रेम दोनों के केस में यहाँ पे इजनल मेथड जो है वो लगा देंगे। और अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो अब हमें ये क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यूज रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आया है। मार्क्स वाले कॉलम में सारी वैल्यूज नैन थी तो इसलिए सारी ट्रू वैल्यूज आई हैं। जेंडर में फर्स्ट और थर्ड वैल्यू नैन थी तो उसके लिए ट्रू आया है। एज वाले केस में और नेम वाले केस में थर्ड वैल्यू नैन थी तो यहाँ पे थर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू आई है। तो जहां जहां नैन वैल्यू थी वहां वहां ट्रू आया है। सिमिलरली सीरीज में हमारी सिर्फ फोर्थ वैल्यू नैन थी और सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू नैन थी, उसमें ट्रू है, और लास्ट जो फोर्थ इंडेक्स वाली वैल्यू थी उसमें नैन था तो वो हमारी ट्रू आई है। तो इजनल मेथड क्या करता है, बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यूज करेंगे सीरीज वाला पार्ट जो कि हमने अभी नॉट नल वाला पार्ट, यानी कि हमें क्या करना है, प्रिंट मेथड लगाया, प्रिंट के अंदर अब हम पहले क्या लिखेंगे, सीरीज का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अब हम इस पे कंडीशन क्या लगाएंगे, नॉट नल कंडीशन। ठीक है, अब जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, इसे मैं रन करवा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमें क्या मिला, इस सीरीज में जो जो नॉट नल था,
ठीक है, यानी कि जहां जहां इसने ट्रू रिटर्न किया, नॉट नल यूज किया है, तो ये किसके लिए ट्रू करेगा, जो कि वैल्यू नल नहीं है। इज नल हमें ट्रू कब देता है, जब नल वैल्यू होती है, और नॉट नल हमें ट्रू कब देता है, जब नल वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज नल नहीं थी, फर्स्ट, सेकंड और ये फोर्थ वैल्यू। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हमें वो वैल्यूज जो है डिस्प्ले हो गई। तो अब हम अगर यही सेम चीज डाटा फ्रेम पे करेंगे, तो डाटा फ्रेम के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नॉट नल मेथड जो है या फिर इस तरीके से कंडीशन लगाने की फॉर्मेटिंग जो है वो डाटा फ्रेम पे अवेलेबल नहीं होती। आप चाहें तो यहाँ पे एक बार करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ सीरीज की जगह डाटा फ्रेम यूज कर लेती हूँ DF। तो अब जब हम इसे रन करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एज इट इज डाटा फ्रेम मिलेगा, यानी कि ये जो हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम था हमें वही रिटर्न हो गया, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी जो है वो डाटा फ्रेम पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो अब हम चलते हैं बुक के पार्ट पे, ये हमें आगे जो है वो क्या क्या है हमारे, ये देखिए, फॉर डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स इट इज नॉट दैट सिंपल। लेकिन सीरीज के साथ तो हमने ये काम कर लिया, बट डाटा फ्रेम के साथ इतना आसान नहीं होता। सीरीज के केस में तो हमने बस सीरीज के नाम के साथ ये फिल्टरिंग कंडीशन लगाई और हमें मिल गया कि कौन कौन सा डाटा नल नहीं है, बट डाटा फ्रेम में ऐसा नहीं होता है। The above method will not work for the data frame, कि डाटा फ्रेम के साथ जो है above method काम नहीं करता है। For data frame objects we need to use other handling methods, कि मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हमें डाटा फ्रेम में और मेथड्स पढ़ने पड़ते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, ड्रॉप NA और फिल NA। ड्रॉप NA हमारा ड्रॉपिंग के लिए यूज होता है और फिल NA जो है हमारा फिलिंग के लिए यूज होता है। तो वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज, दोनों ही हमारे हैंडलिंग के पार्ट हैं, ड्रॉपिंग और फिलिंग। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप करना, उन्हें डिलीट करना। As mentioned earlier, we can either drop missing values or fill missing values. To drop the missing values, we use drop NA method in the following three ways. हम मिसिंग वैल्यूज को डिलीट करने के लिए ड्रॉप NA मेथड यूज करते हैं, बट ड्रॉप NA मेथड को यूज करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। हम इसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि हमें सिर्फ तब किसी रो को डिलीट करना है जब उसमें सारी नैन वैल्यूज हैं, या फिर हमें हर उस रो को डिलीट कर देना है जिसमें एक भी अगर नैन वैल्यू प्रेजेंट है, या फिर हमें उस कॉलम को डिलीट करना है जिसमें नैन वैल्यूज है। तो हम उस बेसिस पे ड्रॉप NA मेथड को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपलेस्ट वन से। फर्स्ट वन जो है पांडास ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉप NA। यहाँ पांडाज ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेथड सीरीज पे भी एप्लीकेबल होता है और डाटा फ्रेम पे भी। तो यहाँ सीरीज या डाटा फ्रेम लिखने की जगह उन्होंने क्या लिखा, पांडास ऑब्जेक्ट। बट ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसमें क्या लिखा था, सीरीज, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल था, सीरीज पे एप्लीकेबल था। बट ये जो ड्रॉप NA मेथड है वो सीरीज और डाटा फ्रेम दोनों पे एप्लीकेबल होता है। तो जिस भी सीरीज पे अप्लाई करना है या डाटा फ्रेम पे, उस डाटा फ्रेम का नाम डॉट मेथड का नाम। और ऐसा करने से होगा क्या, दिस विल ड्रॉप all the rows that have nan values in them, even row with a single nan value। यानी कि ये मेथड हमारे डाटा फ्रेम से उन सारी रोज को डिलीट कर देगा जिसमें अगर एक भी नैन वैल्यू जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर किसी भी रो में कोई भी नैन वैल्यू हमें मिल गई तो वो उसे डिलीट कर देगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब पहले एक बार हम एक्चुअल डाटा फ्रेम देख लेते हैं। ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम, हमने जब एक्चुअल डाटा फ्रेम हमारा ऊपर था, ये देखिए, ये इस डाटा फ्रेम में हमारे पास कौन कौन सी रो में नैन वैल्यू है। फर्स्ट रो में हमारे पास एक भी नैन वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, सेकंड में सारी नैन वैल्यूज हैं, थर्ड में हमारे पास दो नैन वैल्यू हैं, फोर्थ में एक भी नैन वैल्यू नहीं है, फिफ्थ में भी एक भी नैन वैल्यू नहीं है। यानी कि जीरोथ इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स पे कोई नैन वैल्यू नहीं है, सेकंड इंडेक्स पे दो नैन वैल्यू है और फर्स्ट पे सभी नैन है। तो अब हम देखते हैं, यानी कि ड्रॉप NA मेथड से क्या होना चाहिए, हमारी फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स वाली दोनों रो डिलीट हो जानी चाहिए। फर्स्ट में सारी नैन वैल्यू है और सेकंड में दो नैन है, लेकिन अगर हमारी रो में एक भी नैन होती है तो भी डिलीट हो जाती है। तो यानी कि ये दोनों रोज जो है वो डिलीट हो जाएंगी। तो यही सेम चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमारा आउटपुट क्या है इधर, ये देखिए, जब हमने इस पे ड्रॉप NA अप्लाई किया हमारे डाटा फ्रेम पे, तो हमारी फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स वाली रो जो है वो डिलीट हो चुकी है। अब हमारे डाटा फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ
ये वाली रोज जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली सीरीज के केस में भी फर्स्ट इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स जो था उसमें नैन वैल्यू स्टोर थी, तो वो दोनों ही इंडेक्सेस जो है वो डिलीट हो गए। तो एक बार हम इसे अपने डाटा फ्रेम पे भी करके देख लेते हैं जो हमने क्रिएट किया था। अब हमें क्या करना है, एक डाटा फ्रेम डीएफ बना लेते हैं जिसमें हम आफ्टर डिलीशन स्टोर करेंगे। हमारे डाटा फ्रेम का नाम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएफ। तो डाटा फ्रेम का नाम डीएफ डॉट ड्रॉप एनए मेथड। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे, रन करने से पहले हम df1 को प्रिंट करवा लेते हैं, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि क्या क्या डिलीट हुआ है। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं। एम्प्टी डाटा फ्रेम, कॉलम्स नेम इज जेंडर मार्क्स। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये देखिए ऊपर आप देख सकते हैं ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम था, ये हमारी 0th रो है, इसमें भी नैन वैल्यू है। ये हमारी फर्स्ट रो है, इसमें भी हमारे पास एक नैन वैल्यू है। ये हमारी सेकंड रो है, इसमें तो सारी ही वैल्यूज जो है नैन है। और ये हमारी थर्ड इंडेक्स वाली जो रो है उसमें हमारे पास 2 नैन वैल्यू है। यानी हमारे डाटा फ्रेम में हर रो में कोई ना कोई नैन वैल्यू थी, तो इसलिए सारी की सारी रोज जो है वो डिलीट हो गई और हमारा डाटा फ्रेम कैसा हो गया, एम्प्टी डाटा फ्रेम हो गया। कॉलम्स के सिर्फ नाम है हमारे पास, लेकिन रोज उसमें कोई भी वैल्यू जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली यही काम अगर हम सीरीज के साथ करें, सीरीज 1 में हम उसे स्टोर करवा लेंगे sr डॉट ड्रॉप एनए, और यहाँ पे अब प्रिंट में हम क्या ले लेंगे, df1 की जगह हमें क्या प्रिंट करवाना है, सीरीज 1 जो है वो हमें प्रिंट करवानी है। अब हम इसे रन करते हैं। ये देखिए सीरीज में हमारे पास सिर्फ 2 नैन वैल्यू थी, यहाँ पे एक ये वाली सेकेंड इंडेक्स, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो 2 और 4 इंडेक्स पे वैल्यूज नन थे, तो सिर्फ 2 और 4 इंडेक्स डिलीट हुए, बाकी 3 जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जिस भी रो में हमारे पास नैन वैल्यू होती है, ड्रॉप एनए मेथड उन सारी रोज को क्या करता है, डिलीट कर देता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि ड्रॉप एनए को यूज करने का और कौन सा मेथड होता है। तो ड्रॉप एनए को यूज करने का एक मेथड ये होता है कि हम उसके साथ ब्रैकेट में आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दें हाउ इज इक्वल टू ऑल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डाटा फ्रेम। यानी कि सीरीज के केस में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि सीरीज पे हमारे पास रो कॉलम अलग अलग नहीं होते, वो 1 डायमेंशनल है, तो उसमें हमें यहाँ पे कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत जो है वो नहीं होती है। ये सिर्फ डाटा फ्रेम के केस में ही अलाउड होता है। हाउ इज इक्वल टू ऑल देने का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ उन रोज को डिलीट करना है जिसमें सारी की सारी नैन वैल्यूज है। जिस रो में 1, 2 या मल्टीपल नैन वैल्यूज हैं या फिर कोई नैन वैल्यू नहीं है, हमें उन्हें डिलीट नहीं करना, हमें सिर्फ उन रोज को हटाना है जहां पे सब की सब नैन वैल्यूज है। अगर किसी रो में एक भी वैल्यूएबल एंट्री है तो हम उस रो को डिलीट नहीं करेंगे। विद आर्गुमेंट हाउ इज इक्वल टू ऑल, it will drop only those rows that have all nan values, यानी कि सिर्फ वो रो जिसमें सारी की सारी वैल्यूज जो है नैन है वो डिलीट हो जाएंगी। नो वैल्यू इज नॉन नल इन दोज रोज, कि यानी कि जिसमें जो है कोई भी नॉट नल वैल्यू नहीं है, सारी की मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि नॉट नल हो, सिर्फ वो ही रोज जो है वो डिलीट होंगी। यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या, कि जो हमने ऑल प्रोवाइड किया है वो हम कोट्स में लिखते हैं, आप यहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। तो जब हमने बुक में जो एग्जांपल था हमारा पेशेंट डीएफ, उस पे जब हमने ड्रॉप एनए लगाया विद आर्गुमेंट हाउ इज इक्वल टू ऑल, तो हमारी सिर्फ एक ही रो डिलीट हुई जो कि इंडेक्स 1 वाली थी, क्योंकि उसमें सारी वैल्यूज नैन थी। इंडेक्स 2 वाली जो रो है जिसमें सिर्फ लास्ट की 2 वैल्यूज नैन थी, वो अभी भी हमारे डाटा फ्रेम में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए हम इसे करके देखते हैं। इस बार हम ये सीरीज वाले केस की हमें जरूरत नहीं है, हम इसे हटा देते हैं। यहाँ से ये भी हम हटा देते हैं फिलहाल। अब ड्रॉप एनए में हमें आर्गुमेंट क्या प्रोवाइड करना है, हाउ इज इक्वल टू ऑल। ठीक है, अब हम इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट और दे देते हैं। df1 को हम प्रिंट करवा लेते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारा डिलीट हुआ है और क्या क्या डाटा फ्रेम में रिमेनिंग रहा। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए हमारी सिर्फ एक रो डिलीट हुई है, यानी कि जो थी
हमारे पास कितनी रोज थी, 4 रो थी, तो हमारी सिर्फ सेकंड इंडेक्स वाली रो जो है वो डिलीट हुई है क्योंकि उसमें सारी नैन वैल्यूज थी। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और दे देते हैं ऊपर, प्रिंट डीएफ, यानी कि एक्चुअल डाटा फ्रेम जो है वो भी साथ साथ प्रिंट हो जाए। तो ये देखिए, ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम है। इस एक्चुअल डाटा फ्रेम में सिर्फ ये सेकंड इंडेक्स वाली जो रो है इसमें सारी नैन वैल्यूज हैं, तो इसलिए सिर्फ सेकंड इंडेक्स वाली रो जो है डिलीट हो गई, बाकी तीनों जो है वो हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है। यहाँ पे दोनों डाटा फ्रेम एक दूसरे के साथ साथ क्यों आए, क्योंकि हमने जो है दोनों प्रिंट स्टेटमेंट साथ साथ दे दी थी। अगर आप चाहें तो बीच में एक दो एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल दीजिए, जिससे आपको दोनों डाटा फ्रेम्स को डिस्टिंग्विश करने में जो है वो इजी हो जाए। ये देखिए, अब जब हमने इसे रन किया तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम था और ये डाटा फ्रेम जब हमने ड्रॉप एनए मेथड अप्लाई कर दिया था उसके बाद। तो जब हम हाउ इज इक्वल टू ऑल आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है कि सिर्फ वो रो डिलीट होंगी जो कि सारी की सारी वैल्यूज नैन हो जिसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है कि हम ड्रॉप एनए मेथड के साथ जो है एक्सेस प्रोवाइड करें। अभी तक आपने यहाँ पर देखा कि सिर्फ कौन से क्या चीज डिलीट हो रही थी, रो डिलीट हो रही थी। या तो वो रो डिलीट हो गई जिसमें सारी वैल्यू नैन है, या फिर वो रो डिलीट हो गई जिसमें कोई भी नैन वैल्यू है। लेकिन कॉलम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉलम्स जो थे वो सारे एग्जिस्टिंग थे। बट मान लीजिए हमें कॉलम्स को डिलीट करना है, हमें रो से कोई मतलब नहीं है, हमें उन कॉलम्स को डिलीट करना है जिसमें सारी वैल्यूज जो है नैन है, या फिर जिसमें कोई भी वैल्यू जो है वो नैन है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, ठीक है, यानी कि उस केस के लिए भी हमें कोई फंक्शनैलिटी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शनैलिटी क्या होती है, एक्सेस इज इक्वल टू 1। तो जब हम एक्सेस इज इक्वल टू 1 प्रोवाइड कर देते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है कि जिस भी कॉलम्स में नैन वैल्यूज होंगी वो कॉलम्स जो है हमारे पास डिलीट हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे हमें करके दिखाई गई है। पीडीएफ 3 में क्या स्टोर किया, पेशेंट डीएफ डॉट ड्रॉप एनए एक्सेस इज इक्वल टू 1, यानी कि अब हमने ड्रॉप एनए लगाया और ड्रॉप एनए के साथ हमने यहाँ हाउ आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, सिर्फ हमने क्या दिया, एक्सेस इज इक्वल टू 1। तो यानी कि ड्रॉप एनए का बिहेवियर जो है सेम रहेगा जो कि पहले था। ड्रॉप एनए क्या करता है, अगर किसी भी रो में कोई भी नैन वैल्यू थी तो वो उस रो को डिलीट कर देता था। हमने यहाँ ऊपर देखा ही था कि हमारे पास दो रोज में नैन वैल्यू थी, वो दोनों रो यहाँ पे डिलीट हो गई थी। बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस 1 प्रोवाइड कर दिया, तो यानी कि वो कॉलम डिलीट हो जाए जिसमें कोई भी नैन वैल्यू प्रेजेंट है। तो इस केस में हमारे पास आप आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट क्या आया, एम्प्टी डाटा फ्रेम। एम्प्टी डाटा फ्रेम क्यों आया, क्योंकि हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम के हर कॉलम में जो है वो नैन वैल्यू थी। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम था, ये फर्स्ट कॉलम में भी नैन वैल्यू है, यहाँ सेकंड कॉलम में भी नैन वैल्यू है, थर्ड कॉलम में भी, फोर्थ कॉलम में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी, सब कॉलम्स में जो है एक एक नैन वैल्यू थी। तो इसलिए सारे ही कॉलम्स डिलीट हो गए, क्योंकि ड्रॉप एनए क्या करता है, उस हर कॉलम को डिलीट कर देगा जिसमें कोई भी नैन वैल्यू है। तो इसलिए हमारा डाटा फ्रेम क्या रह गया, एम्प्टी रह गया। अब हम इसे अपने डाटा फ्रेम पे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे इस बार हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउ आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं एक्सेस इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम है, हमारे पास हर डाटा फ्रेम में नैन वैल्यू है, हमारा भी सेम वही केस है। तो हम देखते हैं कि हमारे केस में आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है, तो हमें भी क्या मिला, एम्प्टी डाटा फ्रेम, क्योंकि हमारे भी एक्चुअल डाटा फ्रेम के हर कॉलम में एक नैन वैल्यू थी, तो इसलिए हमारे सारे कॉलम्स जो है वो डिलीट हो गए। बट मान लीजिए हमें चाहिए कि हमारा सिर्फ वो कॉलम डिलीट हो जिसमें सारी की सारी नैन वैल्यूज हैं। अगर किसी में एक भी वैलिड एंट्री है तो वो कॉलम डिलीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक्सेस 1 के साथ साथ कौन सा आर्ग्यूमेंट ऐड कर देंगे, हाउ इज इक्वल टू ऑल। तो अगर हम हाउ इज इक्वल टू ऑल और एक्सेस इज इक्वल टू 1 दोनों आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ वो कॉलम्स डिलीट होंगे जिसमें सारी नैन वैल्यूज है। तो यहाँ हमने एक्सेस तो दिया ही हुआ है, इसके साथ साथ हम और क्या प्रोवाइड कर देते हैं, हाउ इज इक्वल टू ऑल। ठीक है, हमने ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। अब हम इसे रन करके देखते हैं।
तो ये देखिए हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम में 4 कॉलम थे, नेम, एज, जेंडर और मार्क्स, लेकिन मार्क्स वाला कॉलम ऐसा था जिसमें सारी नैन वैल्यूज थी तो वो डिलीट हो गया। बाकी तीनों कॉलम्स जो हैं वो हमारे डाटा फ्रेम में अभी भी प्रेजेंट है। तो ड्रॉप एनए मेथड को यूज करने के ये 4 तरीके होते हैं। सिंपल ड्रॉप एनए यानी कि उन रोज को डिलीट कर देगा जिसमें कोई भी नल वैल्यू है। उसके साथ हाउ इज इक्वल टू ऑल दिया तो सिर्फ वही रोज डिलीट होंगी जिसमें सारी नल वैल्यूज हैं। हाउ इज इक्वल टू ऑल के साथ एक्सेस 1 दे दिया तो यानी कि वो कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे जिसमें सारी नल वैल्यूज हैं, और अगर हमने सिर्फ एक्सेस इज इक्वल टू 1 दिया तो वो कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे जिसमें कोई भी नल वैल्यू जो है वो प्रेजेंट है। तो आई होप ड्रॉप एनए या फिर ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया होगा, बट फिर भी किसी भी स्टूडेंट को इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। हैंडलिंग मिसिंग डाटा का नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था? फिलिंग मिसिंग वैल्यूज। अभी तक तो हमने मिसिंग वैल्यूज को डिलीट किया, लेकिन एक तरीका क्या होता है कि उन वैल्यूज को डिलीट करने की बजाय हम उन्हें रिफिल कर दें, यानी कि वहां पे कोई भी रैंडम वैल्यू जो है वो फिल कर दें। दो ड्रॉप एनए रिमूव्स द नल वैल्यू बट यू ऑल्सो लॉस अदर नॉन नल डाटा विद इट, यानी कि नल वैल्यू ड्रॉप करने से क्या हो रहा है कि हमारा नल डाटा तो डिलीट हो ही रहा है, साथ साथ कई बार ऐसी वैल्यूज भी डिलीट हो जा रही हैं जो कि नॉट नल थी, या फिर हमारा वो सारा कॉलम या सारी रो ही डिलीट हो जा रही है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मिसिंग डाटा को फिल कर सकते हैं विद सम एप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ आवर चॉइस, कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग हम मिसिंग डाटा को फिल कर सकते हैं। और इस पर्पज के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? फिल एनए मेथड। फिल एनए मेथड 2 तरीके से यूज होता है। पहला तरीका कि हम डाटा फ्रेम का नाम या सीरीज का नाम जो भी हमारा है डॉट मेथड नेम, और मेथड के अंदर हम ब्रैकेट में क्या प्रोवाइड कर देंगे? कोई भी एक वैल्यू, और ये वैल्यू हमारे पूरे डाटा फ्रेम या पूरी सीरीज में वहां स्टोर हो जाएगी जहां जहां पे नैन वैल्यूज जो है वो स्टोर्ड है। ठीक है, दिस विल फिल ऑल द नैन वैल्यूज इन द पांडास ऑब्जेक्ट विद द गिवन एन वैल्यू। तो जो भी इस एन की वैल्यू होगी वो हर नैन वैल्यू को रिप्लेस कर देगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीरीज के केस में हमारा फर्स्ट इंडेक्स नैन था, वहां 0.0 स्टोर हो गया, थर्ड इंडेक्स नैन था, वहां भी 0.0 जो है स्टोर हो गया। ये 0 के केस पे 0.0 क्यों बना? क्योंकि सीरीज में हमारा डाटा फ्लोटिंग पॉइंट था। सिमिलरली डाटा फ्रेम के केस में देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट नेम में ये वाला इंडेक्स नैन था, यहाँ पे भी 0 स्टोर हुआ, एज हमारी फ्लोटिंग पॉइंट थी तो 0.0 स्टोर हो गया, यहाँ पे भी 0 स्टोर हो गया। वैल्यू बिफोर और वैल्यू आफ्टर वैल्यू जो थी उसमें भी हमारी 0.0 स्टोर हुई। अब हमारी जो सेकंड रो थी उसमें भी हमारी 2 वैल्यूज नैन थी ये वाली, तो वहां भी हमारा 0.0 जो है वो स्टोर हो गया। यानी कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की उसने हर नैन वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो चलिए इस पार्ट को प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। अब हमारा ड्रॉप एनए वाला पार्ट खत्म हो गया तो हमें ड्रॉप एनए की जरूरत नहीं है, हम इस पूरे पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने जो सीरीज और डाटा फ्रेम क्रिएट की थी वहां तक हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है? फिल करना है। तो फिलिंग के लिए भी हमने क्या किया? df1 इज इक्वल टू df1, हम नया डाटा फ्रेम बना रहे हैं, उसमें क्या स्टोर करवा रहे हैं? ओरिजिनल डाटा फ्रेम में फिल एनए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ फिलिंग वैल्यू क्या दे? मान लीजिए हम 0 ही दे देते हैं या फिर हम दे देते हैं 10। ठीक है, अब हमने यहाँ 10 दे दिया, अब हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं। हम ओरिजिनल डाटा फ्रेम भी प्रिंट करवा लेते हैं और हम जो हमारा फिल एनए अप्लाई करने के बाद है उस डाटा फ्रेम को भी जो है प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ हमने बीच में एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट इसलिए दी ताकि हमारे पास एक लाइन का गैप आ जाए और हम दोनों डाटा फ्रेम्स को डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम है और ये फिल एनए अप्लाई करने के बाद है। तो अब इसे रन करवाते हैं। ये देखिए ये ओरिजिनल डाटा फ्रेम है जहां हमारी नैन वैल्यूज स्टोर थी, और जहां जहां नैन था वहां यहाँ पे मार्क्स जो है वो स्टोर हो गए। ये देखिए मार्क्स वाला पूरा कॉलम नैन था, उसमें हर जगह 10 स्टोर हो गया। जेंडर वाले कॉलम में फर्स्ट और थर्ड एंट्री जो थी वो नैन थी, तो ये फर्स्ट एंट्री भी 0 हो गई, 10 हो गई, और थर्ड एंट्री भी 10 हो गई। एज वाले कॉलम में थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री नैन थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड एंट्री जो है वो भी हमारी 10 हो गई है और फोर्थ एंट्री जो है वो भी क्या हो गई? 10 हो गई है।
सिमिलरली नेम्स वाले केस में यहाँ पे सिर्फ थर्ड एंट्री जो थी वो नैन थी, तो यहाँ पे सिर्फ एक थर्ड एंट्री के केस पे हमारा 10 जो है वो स्टोर हुआ है। यही सेम चीज हम सीरीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ डाटा फ्रेम की जगह हम सीरीज यूज करें। हमने एक नई सीरीज क्रिएट की SR1 और उसमें क्या स्टोर करवाया, ओरिजिनल सीरीज पे फिल एन ने अप्लाई किया। अब यहाँ दोनों सीरीज प्रिंट करवा लेते हैं, ये ओरिजिनल सीरीज और यहाँ पे से ये जो फिल एन ने अप्लाई करने के बाद थी वो वाली सीरीज। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए ओरिजिनल सीरीज में सेकंड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स पे नैन था, तो हमारा ये सेकंड इंडेक्स पे 10 स्टोर हो गया और यहाँ पे ये फोर्थ इंडेक्स पे जो है वो 10 स्टोर हो गया। तो फिल एन जो है वो सीरीज और डाटा फ्रेम दोनों पे वर्क करता है, सेम लाइक ड्रॉप एन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है फिल एन को यूज करने का एक और तरीका। अभी आपने देखा कि चाहे हमारा फर्स्ट नेम था चाहे लास्ट नेम था, सीरीज में तो वन डायमेंशनल है, सारा सेम टाइप का डाटा है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन डाटा फ्रेम में हर कॉलम का डाटा टाइप जो है वो अलग अलग होता है। अब फर्स्ट नेम में भी 0 आ गया, लास्ट नेम में भी, एज में भी, सेक्स में भी, वैल्यू बिफोर आफ्टर दोनों में हमारा सब में डाटा जो है सेम हो गया। सिमिलरली जो हमने प्रैक्टिकली किया, हमारा नेम, एज, जेंडर सब में जो डाटा था वो क्या स्टोर हो गया था, 10 स्टोर हो गया था। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। क्या नेम वाले कॉलम में 10 का कोई सिग्निफिकेंस है? वहां पे तो वो इनवैलिड वैल्यू है। एज के केस में चलो ठीक है 10 चल जाएगा, एज इंटीजर में होती है, 10 हमने इंटीजर वैल्यू डाली। जेंडर के केस में भी हमारा 10 का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा, 10 का कोई मतलब नहीं है। मार्क्स के केस में चलो चल जाएगा 10 मार्क्स, बट नेम और जेंडर के केस में तो वो इनवैलिड वैल्यू हो गई, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर हम हर कॉलम में अलग अलग वैल्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिक्शनरी यूज कर सकते हैं फिल ऑब्जेक्ट एनए के अंदर। यानी कि फिल एनए के अंदर हम एक डिक्शनरी प्रोवाइड करेंगे ताकि हम हर कॉलम में जो है वो सेपरेट वैल्यू प्रोवाइड कर सके। You can create a dictionary that define fill values for each of the column. हमें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक ऐसी डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पे हम हर कॉलम के लिए अलग अलग वैल्यू स्पेसिफाई कर सके। एंड देन यू कैन पास दिस डिक्शनरी एज एन आर्गुमेंट टू फिल एनए, और उस डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद हम उसे फिल एनए ऑब्जेक्ट के अंदर, फिल एनए फंक्शन के अंदर जो है पास कर देंगे। तो उसके बाद होगा क्या, पांडास विल फिल द स्पेसिफाइड वैल्यू फॉर ईच कॉलम डिफाइंड इन द डिक्शनरी। तो पांडास जो है वो क्या करेगा कि फिल एनए के अंदर जो हमने डिक्शनरी दी है वो चेक करेगा कि उस डिक्शनरी में कॉलम के लिए क्या वैल्यू दी गई है, और उस डिक्शनरी में जो कॉलम के लिए वैल्यू दी गई होगी वो उसी वैल्यू को डाटा फ्रेम में फिल करेगा। और जो कॉलम हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होगा उस कॉलम को वो एज इट इज छोड़ देगा। यानी कि मान लीजिए हमने डिक्शनरी में सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज दिया और बाकी तीनों कॉलम्स हमने प्रोवाइड नहीं किए, तो उस केस में वो क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज पे फिल एनए अप्लाई करेगा, बाकी तीनों कॉलम्स की नैन वैल्यू को वो एज इट इज छोड़ देगा। यानी कि उन नैन वैल्यूज को वो रिप्लेस नहीं करेगा। इट विल लीव दोज कॉलम्स अनटच्ड और अनचेंज्ड that are not in the dictionary, कि जो कॉलम डिक्शनरी में नहीं होंगे वो उन्हें अनचेंज्ड छोड़ देगा। सिंटेक्स क्या होता है, डाटा फ्रेम का नाम। अब यहाँ पे पांडास ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सीरीज के केस में हमें इसकी जरूरत ही नहीं होती, वहां तो एक ही तरह का डाटा रिक्वायर्ड होता है। तो डाटा फ्रेम का नाम डॉट फिल एनए, और फिल एनए के साथ ब्रैकेट्स में हमें यहाँ क्या देना है, डिक्शनरी हैविंग फिल वैल्यूज फॉर कॉलम, यानी कि वो डिक्शनरी जिसमें हर कॉलम की फिल वैल्यू जो है वो प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले एक डिक्शनरी फिल वैल्यू जो है वो क्रिएट की। इस फिल वैल्यू डिक्शनरी में फर्स्ट नेम के लिए वैल्यू दे दी x, लास्ट नेम के लिए वैल्यू दे दी x, एज हमने एज के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दी 0, सेक्स के लिए भी वैल्यू हमने x दे दी, और वैल्यू बिफोर -999 और वैल्यू आफ्टर भी क्या दे दिया -999। तो इस केस में हमने हर कॉलम के लिए वैल्यू दे दी। तो जब हमने फिल एनए मेथड के अंदर इस डिक्शनरी को प्रोवाइड किया तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम में सिर्फ एक वैल्यू नैन थी, वहां पे हमारा x स्टोर हो गया। लास्ट नेम में भी यहाँ पे नैन वैल्यू की जगह x स्टोर हो गया। एज वाले कॉलम में हमने 0 प्रोवाइड किया था तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0.0। सिमिलरली सेक्स वाले कॉलम में भी यहाँ पे जो नैन वैल्यू थी उसकी जगह x स्टोर हो गया।
वैल्यू बिफोर में हमारी सेकंड और थर्ड दोनों रो में नैन वैल्यू थी, तो दोनों रो में हमारे पास -999 वैल्यू स्टोर हो गई। सिमिलरली वैल्यू आफ्टर के केस में भी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हर कॉलम में अलग अलग वैल्यू आई, वो वैल्यूज जो कि डिक्शनरी में स्पेसिफाइड थी। तो इस तरीके से हम हर कॉलम के लिए अलग अलग वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए इस डिक्शनरी में हमने कोई एक कॉलम या कोई भी मल्टीपल कॉलम स्किप कर दिए होते, तो वो कॉलम्स इस वाले डाटा फ्रेम में अनचेंज रहते, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई फिल वैल्यूज इन द डिक्शनरी फ्रॉम द इनसाइड फिल एन। यहाँ पे इस केस में तो हमने पहले डिक्शनरी क्रिएट की, उसके बाद उसे डाटा फ्रेम के फिल एन मेथड में अप्लाई किया, बट हम अगर चाहें तो डायरेक्टली फिल एन मेथड के अंदर भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। एंड इफ डिक्शनरी डज नॉट हैव ऑल कॉलम नेम, और अगर डिक्शनरी में सारे कॉलम नेम प्रेजेंट नहीं है, देन ओनली द कॉलम स्पेसिफाइड विल बी फिल्ड एज पर गिवन वैल्यू। तो सिर्फ जिन कॉलम्स के लिए स्पेसिफाइड वैल्यू गिवन है वही वैल्यूज जो है फिल होंगी, और बाकी कॉलम्स जो है वो अनटच्ड रहेंगे। तो आप ये नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि फिल एन ए मेथड के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे डिक्शनरी प्रोवाइड की, और इस डिक्शनरी में हमने सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 कॉलम्स लिए, यानी कि इन्हीं 2 कॉलम की नैन वैल्यू रिप्लेस होगी, बाकी कॉलम्स की नैन वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में नैन वैल्यू एज इट इज है, बट इन दोनों कॉलम्स में नैन वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो गई। और यहाँ वैल्यू बिफोर और वैल्यू आफ्टर में भी नैन वैल्यू एज इट इज है, क्योंकि हमने डिक्शनरी में इनके लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी। तो अब हम इस पार्ट को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ से हमें इस पार्ट को हटा देते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ पे हमें डाटा फ्रेम जो है वो उस पे ये मेथड अप्लाई करना है। तो डाटा फ्रेम का नाम, हम जो नया डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं df1 इज इक्वल टू, हमने क्या किया df डॉट फिल एन ए। अब यहाँ पे हमें फिल एन ए में क्या प्रोवाइड करनी है, डिक्शनरी प्रोवाइड करनी है। तो पहले हम वो डिक्शनरी जो है क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक डिक्शनरी हमने dict1 क्रिएट की। इस डिक्शनरी में हम हर कॉलम के लिए जो है रैंडम वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी डिक्शनरी में 4 कॉलम थे। पहला कॉलम था हमारा नेम्स। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो हम स्पेलिंग देंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे कॉलम नेम्स की तरह होनी चाहिए, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। तो यहाँ हमने नेम्स के लिए मान लीजिए हम दे देते हैं ABC। ठीक है, कोमा, उसके बाद हम एज दे रहे हैं। एज के लिए वैल्यू हमने दे दी 99, और इसके बाद हम प्रोवाइड कर रहे हैं जेंडर। जेंडर के लिए हमारे कॉलम का नाम क्या था, GEN, ये भी हमारा कोट्स में आएगा, और इसकी हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वैल्यू हम मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं X। ठीक है, इसके बाद लास्ट कॉलम है हमारा मार्क्स। मार्क्स के लिए हमने रैंडम वैल्यू दे दी, मान लीजिए 0। ठीक है, अब ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई, और इस डिक्शनरी को हम यहाँ dict1 जो है फिल एन ए के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम डाटा फ्रेम को प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट df जो हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम है, और सेकंड हम क्या प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, सेकंड प्रिंट में हमें वो स्टेटमेंट देनी है जो कि हमारा फिल एन ए अप्लाई करने के बाद डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है। तो अब हम इसे रन करवा के देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट डाटा फ्रेम जहां जहां पे हमारे पास इस एक्चुअल डाटा फ्रेम में नैन है, सेकंड में ये सारी वैल्यूज फिल हो गई। फर्स्ट नेम वाले कॉलम में हमारे पास सेकंड इंडेक्स वाले पे क्या था, नैन था, तो यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड इंडेक्स पे ABC स्टोर हो गया है। एज वाले कॉलम में सेकंड और थर्ड इंडेक्स नैन था, तो दोनों ही रोज में हमारे पास 99 जो है वो स्टोर हो गया है। जेंडर वाले कॉलम में 0th इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स पे नैन था, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे भी X स्टोर हो गया है, और सेकंड इंडेक्स पे भी X स्टोर हो गया है। मार्क्स वाले कॉलम में सारी वैल्यूज नैन थी, तो वो सारी की सारी वैल्यूज जो है किस फॉर्म में स्टोर हो गई, 0 में स्टोर हो गई। अब अगर हम इस डिक्शनरी से कोई भी वैल्यूज हटा देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से जेंडर और एज वाली वैल्यूज जो है वो हटा देते हैं।
अब हमारी डिक्शनरी में 2 ही कॉलम बचे, नेम और मार्क्स। तो इस केस में क्या होगा कि सिर्फ नेम वाले कॉलम में नैन वैल्यू रिप्लेस होगी और मार्क्स वाले कॉलम में, और बाकी जो है वो एज इट इज रहेगा। तो अगर इसको रन करके देखें तो ये देखिए, ये एक्चुअल डाटा फ्रेम था, नेम वाले कॉलम में नैन वैल्यू रिप्लेस हो गई है, बट एज और जेंडर वाले कॉलम में नैन वैल्यूज जो है रिप्लेस नहीं हुई। यहाँ एज वाले में भी नैन वैल्यूज एज इट इज हैं और जेंडर वाले कॉलम में भी नैन वैल्यूज एज इट इज हैं, बट मार्क्स वाले कॉलम में हमारी नैन वैल्यूज की जगह क्या स्टोर हो गया है, 0 स्टोर हो गया। इसका एक जो और तरीका था कि हम डिक्शनरी क्रिएट ना करके डायरेक्टली यहाँ पे जो है वैल्यूज प्रोवाइड कर दें। मान लीजिए हम ये डिक्शनरी क्रिएट नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली यहाँ फिल एन मेथड के अंदर ही डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं और इसमें हम वैल्यू दे दे रहे हैं एज के लिए। एज हमने प्रोवाइड कर दी 99 और इसके अलावा हमने किसी के लिए वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। तो इसे जब हम रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, सिर्फ एज वाले कॉलम में नैन वैल्यू रिप्लेस होंगी, यानी कि यहाँ देख सकते हैं आप नैन वैल्यू की जगह क्या आ गया है 99, बट बाकी सब कॉलम में नैन वैल्यूज एज इट इज है। नेम कॉलम में भी ये नैन वैल्यू जो थी वो एज इट इज है। जेंडर वाले कॉलम में भी हमारे पास 2 नैन वैल्यूज थी, दोनों एज इट इज हैं, और मार्क्स वाला कॉलम भी हमारा एज इट इज है। तो डिक्शनरी के अंदर हम जिस कॉलम के लिए फिल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे सिर्फ उस कॉलम की वैल्यूज जो है रिप्लेस होंगी, अदरवाइज बाकी सारे कॉलम्स जो हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा हैंडलिंग मिसिंग डाटा का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा और भी तरीके पाइथन में डिफाइंड हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें अभी सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन होगा जो पांडास ऑब्जेक्ट पे, और हमारे पास कंपैरिजन बुलियन रिडक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे और आज के लिए जो है इतना ही काफी है। तो हम मिसिंग डाटा को कैसे हैंडल करते हैं वो आपने सीखा है, उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो भी डाउट्स आपको आते हैं वो कमेंट करके पूछिए, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। तब तक के लिए बाय बाय।